मेरे साथ नैयर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से हम हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि माहौल को साजगार बनाने के लिए बानिए PTI की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, और इनफैक्ट लीगी कायद भी इस पेशरफ्त के लिए तैयार हैं। उनके हवाले से भी वो ग्रीन सिग्नल का बता रहे हैं। तो सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है और क्या सोच रहे हैं आप? देखिए जी, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान हमेशा डायलॉग होता है ऑन इश्यूज़, और होना भी चाहिए, और पॉलिटिक्स भी यही है। और मैं समझता हूँ कि एरोगेंस नहीं होती पॉलिटिक्स में, और फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, बात करनी चाहिए। लेकिन आज मुल्क जहाँ पे खड़ा है, जो इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, तो ये तो ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बनती है ना। अगर आवाम वोट दे के भेजते हैं वानों में, या आवाम अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, अल्टीमेटली वो तवक्को भी करते हैं कि जो लीडरशिप वहाँ बैठी है वो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। तो ये बादशाह के इश्यूज़ तो रिजॉल्व नहीं करेगा। इस पाकिस्तान की यही लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है। उनको ये एहसास करना चाहिए, और एक मेचोरिटी का सबूत देते हुए डायलॉग करना चाहिए, और इश्यूज से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। रहा मामला बेल का, दो बातें हैं। एक तो कोर्ट्स का ये डोमेन है, उनकी ही जो जुरिसडिक्शन बनती है, वो केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन को एतराज़ ना हो तो ऑब्वियसली कोर्ट्स इन बात को भी कंसिडर करती है। राना सनाउल्लाह साहब गवर्नमेंट में बैठे हैं और रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोसिक्यूटर्स भी इनके हैं। तो डायलॉग पे मैं बिलीव करता हूँ, मेरी क़यादत भी बिलीव करती है। डायलॉग ही हल है मसाइल को उनको हल करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए। बुखारी साहब, पिछले हफ्ते फैसल करीम कुन्नी साहब ने बतौर गवर्नर हलफ उठाया KPK में, और फिर उसके बाद से वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो गया। एक तरफ से बात होती है गवर्नर राज की, दूसरी तरफ से बात होती है पेट्रोल बंद करने की। तो सर, इस तरह से मामलात संगीन नहीं हो जाएंगे KPK में? देखिए, आगाज़ किसने किया, और डे वन जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट क्या है, वफाक की जानिब उनका रवैया क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है, और उनकी माजी की गुफ्तगू भी आप सामने देख लें। तो अब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों KPK से हैं, और वो अपोनेंट्स भी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। वो बिटरनेस तो होती है, लेकिन गवर्नर एक समझदार आदमी है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका। वो पार्लियामेंट में रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, फिर पार्टी के वो ऑफिस बेरर हैं। लेकिन अगर जिस किस्म की गुफ्तगू अली मीन गंडापुर साहब करते हैं, तो somebody has to respond। उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि वो अपने दायरा अख्तियार में रह के चीफ मिनिस्टर साहब काम करें, वो ट्रेसपास भी ना करें और ट्रांसग्रेस भी ना करें। तो ये जब तक सूबों के वफाक के रिलेशंस अपने ठीक नहीं होते हैं, तो फिर ना तो सूबे अपना काम कर सकेंगे, ना वो तकवीत पकड़ सकेंगे, ना मरकज़ मजबूत हो सकेगा। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इनको और वफाक को कोहिजन के साथ काम करना है। तो अभी मैं समझता हूँ कि क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं, गवर्नर राज इज़ नो सोल्यूशन जब तक वो उस सूबे की कैबिनेट टोटली, आइन ये बात कहता है कि जब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टोटली उनका फेलियर हो जाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर गवर्नमेंट वो रन ना कर सकें, तो फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि सूबे का इंतज़ाम और इंसराम किसके पास होगा, वफाक संभाल लेती है, और गवर्नर रिप्रेजेंट करता है वफाक को। लेकिन दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। सर, वज़ीर क़ानून ने ऐलान किया है कि वो जजेस की तकर्री के हवाले से आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आपकी क्या पोजीशन है इस पर? क्योंकि मुझे याद है PDM की हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब तो बाकायदा तौर पर अदालती इस्लाहात का मुतालबा भी करते रहे, बल्कि यहाँ तक भी कहते रहे कि जो 19वीं तरमीम हुई थी वो ज़बरदस्ती करवाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत दफ़ा कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि मैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी 18th अमेंडमेंट के नीचे बनी, मैं उसका मेंबर भी था और मैं उसको हेड भी करता था, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस और मेरी कमेटी की ऑब्जर्वेशंस भी थी
कि एक जजमेंट जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने पास की, वो कमेटी को बड़ा टूथलेस बना दिया और वो फिर बड़ा नेपोटिज्म रहा, फिर वो फेवरेटिज्म रहा जजेस की अपॉइंटमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का तो रोल ही नहीं रहा था। और मैं समझता हूँ कि वो रोल होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ इशू इसलिए कि हमने कुछ 6 जजेस को डिसअप्रूव किया। ये 2011 की बात है, और एक फेक सी पिटीशन करवा के अपने पसंदीदा आदमी से और पार्लियामेंट्री कमेटी के जो फैसले हैं उनको अनडू कर दिया। हालांकि उनमें ऐसे जजेस थे जिनके बारे में ये भी लिखा था कि उनके इनकम टैक्स के मामलात थे, किसी की और नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी 80th अमेंडमेंट में आपने बनाई है और उसकी अप्रूवल ज़रूरी है, तो फिर ये मैं समझता हूँ इख्तियार उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उस कमेटी को इख्तियारात उन्हीं के पास होना चाहिए। सर आपको लगता है वैसे कि ये तरमीम अब हो सकेगी? क्योंकि जिस वक्त वज़ीर कानून ने ऐलान किया था उस वक्त ऑब्वियसली नंबर गेम कुछ और था, लेकिन अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला है उससे नंबर गेम तब्दील हो गया। पहले भी अमेंडमेंट्स तो होती रही हैं, और जब वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो ये एक्सटेंशन का इशू था तो सबने वोट किया था। तो अगर रिक्वायरमेंट है इस में तरमीम करने की और वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इस मुल्क के मफाद में, जुडिशरी के मफाद में है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बाकी जो अपोजिशन के बेंचेस हैं उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए। सर पीपल्स पार्टी बजट के बाद कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सामने आ जाती होती हैं। बहरहाल राना साहब ने भी कहा, और अब ये भी खबरें थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी चेयरमैन बिलावल से रिक्वेस्ट की, जो रिसेंट मीटिंग थी। तो मैं बारहा हम कह चुके हैं कि हमारी ये सीसी का फैसला है, तो अगर इस किस्म की प्रपोजल है तो चेयरमैन साहब ऑब्वियसली उसकी रखेंगे सीईसी के सामने, उसमें फिर डेलिब्रेशन होगी, क्योंकि जाने का फैसला भी सीईसी का फैसला था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। समुद्री तूफ़ान, बर्फानी तूफ़ान, बरसाती तूफ़ान के बाद अब दुनिया को शमसी तूफ़ान का सामना है। ताकतवर शमसी तूफ़ान 21 साल के बाद 10 मई को दुनिया से टकराया, जिसके असरात 2 से 3 दिन तक जारी रहे। सूरज से निकलने वाले आग के गोले ज़मीन पर कैसे जामुनी और हरे रंग में तब्दील हो गए? अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में आसमान का रंग तब्दील होने के क्या असरात होंगे? शमसी तूफ़ान आया क्यों? आने वाले दिनों में ऐसे तूफ़ानों का सामना हो सकता है? ये सवाल नाज़रीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से उठाए जा रहे हैं। ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज बरक़ी हाइड्रोजन और हीलियम समेत दीगर जलती हुई गैसेस का एक उबलता हुआ सितारा है। जब ये हरकत करता है तो इसकी पेचीदा तरीन मकनातीसी फील्ड में तवानाई इकट्ठा होती रहती है। जब हाइड्रोजन हीलियम एटम से मिलती है तो सूरज की अंदरूनी सतह का दर्जा हरारत 15 मिलियन ग्रेड तक पहुंच जाता है। सूरज पर हर वक्त हरकत करने वाली गैसेस बेतरतीब मकनातीसी फील्ड पैदा करती हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज की ये मकनातीसी फील्ड तब्दील होती रहती है और लहरें आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये मकनातीसी तवानाई रोशनी की शदीद चमक या शमसी शोलों की लहरों की सूरत में निकलती है और मकनातीसी प्लाज्मा और शमसी ज़रात का बड़े पैमाने पर अखराज होता है, जिसे शमसी तूफ़ान कहा जाता है। सूरज की सतह पर पैदा होने वाले तूफ़ान के नतीजे में उठने वाली लहरें लाखों किलोमीटर की होती हैं। ज़मीनी मकनातीसी फील्ड हमारी हिफाजत करता है, लेकिन कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर यह मकनातीसी फील्ड कमज़ोर है। वहाँ फ़ज़ा में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स चमकना शुरू कर देते हैं, जिससे रंग बिरंगी रोशनियों का एक शानदार नज़ारा पैदा होता है, जैसा कि गुज़िश्ता शब अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ, जब आसमान पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियाँ देखी गईं। इस मरतबा ये शमसी तूफ़ान इस कदर शदीद है कि कुतुब शुमाली की रोशनियाँ जनूब तक फैल गईं, जिससे यूरोप और अमेरिका के कई शहरों का आसमान गुलाबी हो गया। माहिरीन का मानना है कि ये इंतहाई नायाब है। ऐसा बड़े सन स्पॉट क्लस्टर की वजह से हो रहा है।
और इस मरतबा सनस्पॉट क्लस्टर का मजमूई फैलाव कई लाख किलोमीटर यानी ज़मीन के रकबे से 15 गुना ज़्यादा है। हर शमसी तूफान में दुनिया के तमाम जोहरी हथियारों के मजमूए से 1 लाख गुना ज़्यादा तवानाई होती है। ये ज़मीन के बुनियादी ढांचे को तबाह करके सारे निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तल कर सकता है। और जैसे जैसे हमारा इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे शमसी तूफ़ान हमारे लिए बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। शमसी तूफ़ान से ज़मीन की मकनातीसी फील्ड मुतासर होती है, जो मवासलाती निज़ाम में ख़राबी पैदा कर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक शमसी तूफ़ान से ऐसे करंट पैदा हो सकते हैं जो बिजली पैदा करने वाले पावर ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स को मुतासर कर सकते हैं। GPS सिग्नल्स में खलल पड़ सकता है और ताबकारी से जहाज़ भी मुतासर हो सकते हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से खला में मौजूद सैटेलाइट के निज़ाम में भी ख़राबी पैदा हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तूफ़ान से पाकिस्तान को कोई ख़तरा है? तो इत्मीनान रखिए। पाकिस्तानी खलाई इदारे स्पार्को का कहना है कि मौजूदा शमसी तूफ़ान के असरात से पाकिस्तान के मुतासर होने का खदशा कम है। इससे पहले नाज़रीन, जुलाई 2012 में इस सदी का सबसे बड़ा शमसी तूफ़ान ज़मीन के मदार से गुजरा था और सिर्फ 9 दिन के फ़र्क से ज़मीन इससे बच गई थी। अगर वो शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकरा जाता तो बड़े पैमाने पर मवासलाती तबाही हो सकती थी। इससे पहले अक्टूबर 2003 में शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकराया था, जब स्वीडन में बिजली का निज़ाम ज़िंदगी तबाह हो गया था। जनूबी अफ्रीका में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि शमसी तूफ़ान से पैदा होने वाले मकनातीसी शुआओं से जापान का एक मसनूई सैयारा भी तबाह हुआ था। अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान सितंबर 1859 में आया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद टेलीग्राफ सिस्टम को नुकसान पहुंचने के साथ साथ पेरिस से बोस्टन तक बिजली के निज़ाम में खलल पड़ा था और आम तौर पर सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल से नज़र आने वाली रोशनियाँ गैर मामूली तौर पर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हुआना, क्यूबा, सैन डियागो और चिली समेत कई ममालिक में देखी गई थी। प्रोग्राम में